जयंत को सूखे पत्ते की तरह कांपते हुए देख रणवीर ने झूठी हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे क्या हुआ डॉट? लगता है तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, रुको मैं अभी कुछ करता हूँ। कहकर उसने गाड़ी के बॉक्स से कुछ निकाला और उसका एक बटन प्रेस किया तो वो एक धारदार चाकू में बदल गया, जिसे देख जयंत अपनी आंखें बड़ी कर कभी उसे देखता कभी रणवीर को डोट उसका पूरा शरीर डर से पसीने से भीग गया। रणवीर ने जब उसे ऐसे डरते हुए देखा तो चाकू को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे इतना डर क्यों रहे हो? ये तो सिर्फ एक नाइफ है। अरे इससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर डेविल हंसी के साथ उस चाकू को जयंत के गालों पर फेरते हुए नीचे की तरफ लाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा? इससे मैं तुम्हारे गालों को चीरते हुए तुम्हारी गर्दन को काटते हुए तुम्हारे सीने में इसे गड़ा दूंगा। हाँ। कहने के साथ ही उसने चाकू की नोक को जयंत के सीने पर हल्का सा प्रेस कर दिया। अब तो बेचारा जयंत रोने लगा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मरना नहीं है। रणवीर ने एक एविल स्माइल के साथ कहा, अरे डर क्यों रहे हो? क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो यार? मर्द बनो मर्द डॉट मैं तो उनकी हालत खराब करता हूँ जो मेरी माही को घूरते हैं, पर तुम तो मेरे साले हो मतलब माही के भाई है ना, तो तुम्हारे साथ थोड़ी न ऐसा कुछ करूँगा। रिलैक्स। कहकर वो अपनी सीट पर सीधा बैठ गया और गाड़ी के फ्रीजर से 2 बियर कैन निकालकर एक कैन जयंत की तरफ उछालते हुए बोला, कैच इट। जयंत ने जल्दी से कैन को कैच कर लिया। अब वो बेचारा कभी कैन को देखता कभी रणवीर को। उसने झिझकते हुए कहा, मैं शराब नहीं पीता। रणवीर जो अपनी कैन ओपन कर बियर का सिप ले रहा था, उसने अजीब नजरों से जयंत को देखा और अपनी आंखें छोटी कर उसे देखते हुए कहा, दिस इज नॉट अल्कोहल, सिर्फ बियर है, पी लो बेटर फील करोगे। जयंत ने जैसे तैसे कैन ओपन की और जैसे ही एक सिप लिया उसका मुंह अजीब सा हो गया और वो मुंह बिगाड़ कर बोला, कितना गंदा टेस्ट है इसका, काश ये थोड़ा मीठा होता तो ज्यादा अच्छा होता। रणवीर ने एक सिप लेकर उसकी तरफ देखा और फेक स्माइल के साथ बोला, हाँ ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर लेते हैं, फिर तुम्हें मिल जाएगी स्वीट एंड टेस्टी बियर। जयंत ने जल्दी से कहा, हाँ अच्छा आइडिया है, आपके पास है क्या थोड़ी सी शुगर? रणवीर ने उसे ऐसे देखा जैसे वो एक अलग ही नमूने को देख रहा हो। उसने अपनी आई रोल करते हुए सोचा, ये कैसा झंडू आशिक है, माही का ये भाई बनने लायक ही है। बेचारे जयंत ने जैसे तैसे बियर खत्म की और फिर रणवीर के सामने डरते हुए बोला, जीजाजी अब घर चलें। रणवीर जिसने बियर की दूसरी केन भी ओपन कर ली थी और उसकी सिप ले रहा था, उसे जयंत के मुंह से जीजाजी सुनकर खांसी आ गई। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हाँ साले साहब, अभी चलते हैं घर, तुम्हारी बहन मेरा वेट कर रही होगी। उसने जल्दी से बियर खत्म की और गाड़ी को स्पीड से बढ़ाकर ले गया। रणवीर ने जयंत को उसके घर के बाहर छोड़ा और गाड़ी माही के घर के बाहर पार्क की और चाबी को अपनी उंगली में घुमाते हुए अंदर आ गया। माही और छोटा बेबी दोनों ही सोफे पर सो रहे थे। छोटा बेबी माही के ऊपर ही सो रहा था और माही ने उसे अपने दोनों बाहों में भरा हुआ था। माही को ऐसे छोटे बेबी के साथ सोता देख रणवीर को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उन दोनों को देख रणवीर के होंठों पर स्माइल आ गई। वो घुटनों के बल उनके पास बैठ गया और अपना फोन निकालकर दोनों की साथ में एक पिक ले ली और फिर उसने छोटू बेबी और माही के गालों पर किस किया और उठ गया। शाम के 6 बज चुके थे, इसलिए रणवीर ने माही के सिर को सहलाते हुए उसे जगाया, जान उठ जाओ। माही नींद में ही क्यूट फेस बनाकर कसमसाने लगी। नींद में उसे पता ही नहीं चला कि उसने बेबी को अपने ऊपर लिटाया हुआ है, इसीलिए जैसे ही वो करवट लेने लगी, रणवीर ने बेबी को गिरने से पहले ही जल्दी से अपने हाथों में संभाल लिया। बेबी को पकड़ते ही रणवीर ने एक गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाया और उसे अपनी गोद में लेकर रूम में चला गया। उसने बेबी को आहिस्ता से बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया, लेकिन शायद बेबी को बेड पर सोना नहीं ही था, इसलिए वो बेड पर लेटते ही उठ गया और रोने लगा। रणवीर ने जल्दी से उसे अपनी गोद में लिया और चुप करवाते हुए कहा, बेबी चुप हो जाओ, गुड बॉय, ऐसे रोते थोड़ी न है। पर बेचारा बेबी कहाँ उसकी बात सुनने वाला था।
वो और जोर जोर से रोने लगा। अब रणवीर को समझ ही नहीं आया कि वो इतना रो क्यों रहा है। वो माही के पास गया और उसे आवाज देकर उठाने लगा, माही यार ये चुप क्यों नहीं हो रहा, प्लीज इसे चुप कराओ न। लेकिन माही में तो आज जैसे कुंभकर्ण की आत्मा समाई हुई थी। वो नींद में ही बोली, सोने दो, परेशान मत करो। रणवीर अब बेबी के रोने से इरिटेट होने लगा था। उसने वहीं बैठकर बेबी को कहा, देखो अगर तुम चुप हो जाओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे टॉयज दिला कर दूंगा। अच्छा मैं तुम्हें घुमाने ले भी जाऊंगा। बेबी कुछ सेकंड के लिए चुप हुआ और फिर रणवीर को देखकर रोने लगा। रणवीर ने अपना सिर सोफे की बैक से टिकाते हुए कहा, ओ गॉड ये बच्चे इतना क्यों रोते हैं। उसने एक बार फिर माही को आवाज दी, माही प्लीज उठ जाओ और इसे चुप कराओ। माही की आधी नींद तो बच्चे के रोने की आवाज से ही खुल गई थी और आधी रणवीर ने उड़ा दी थी। वो गुस्से में उठकर बैठ गई और रणवीर को घूरते हुए बोली, आप एक बेबी को चुप नहीं करवा सकते हैं रणवीर। फिर उसने बेबी को अपनी गोद में लिया और थोड़ी देर में ही बेबी चुप हो भी गया। रणवीर ने हैरानी से उसे देखा और मुंह बनाते हुए कहा, मुझ में क्या कांटे लगे थे जो इतना रो रहा था। माही ने बेबी को चुप कराते हुए रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, तुम रेडी हो जाओ, मैं भाभी को फोन कर दूंगी, वो बेबी को ले जाएंगी। रणवीर माही की बात सुनकर रूम में जाने लगा। तभी वो रुका और उसने बेबी के गालों को पिंच करते हुए कहा, डोंट बॉदर माई वाइफ टू मच, कहकर वो रूम की तरफ बढ़ गया। बेबी को उसकी माँ आकर ले गई थी और रणवीर भी फ्रेश होकर आ गया था। माही भी शॉवर लेकर रेडी हो गई। शाम के 7 बजे वो लोग कनिका के घर पहुंच गए। कनिका ने रणवीर को अपने सास ससुर और दादी सास से मिलवाया। सभी रणवीर और माही से मिलकर बहुत खुश हुए। माही तो सभी को पहले से जानती थी, लेकिन रणवीर को भी उनसे मिलकर ऐसा लगा जैसे वो उसकी ही फैमिली है। माही ने कनिका से पूछा, भाभी जयंत कहाँ है। कनिका ने कहा, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो जल्दी सोने चला गया। माही ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ वो कह तो रहा था। रणवीर जो रिलैक्स होकर वहां बैठा हुआ था, उसने मन ही मन कहा, अब ट्रीटमेंट मैंने दिया है तो जल्दी ठीक हो ही जाएगा। कुछ ही देर में कनिका के हस्बैंड अभिषेक भी आ गए। कुछ देर तक तो रणवीर और अभिषेक आपस में बातें करते रहे। माही कनिका के साथ किचन में हाथ बटा रही थी और साथ ही साथ बातें भी कर रही थी। कनिका ने माही को छेड़ते हुए पूछा, माही नंदोई जी तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करते ना। माही सलाद काटते हुए मुंह बनाकर बोली, हाँ भाभी बहुत परेशान करते हैं, मानते ही नहीं। माही की बात सुनकर कनिका ने हंसते हुए कहा, अरे बुद्धू ये तो पति का प्यार है और नसीबों वाली होती है वो लड़कियां जिन्हें इतना प्यार करने वाला पति मिलता है। फिर माही के पास बैठते हुए बोली, और तुम्हें भी अपने पति को खुश रखना चाहिए। माही को लगा कि भाभी उसे रणवीर के सारे काम करने के लिए कह रही है, तो उसने हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाभी मैं इनके सारे काम करती हूँ ताकि ये मुझसे खुश रह सकें। माही की बात सुनकर कनिका से अपना माथा पीट लिया और माही को देखकर बोली, मेरी भोली ननद, मेरे कहने का मतलब पति पत्नी वाले प्यार से था, समझ रही होन। माही ने कंफ्यूजन से कनिका की तरफ देखा तो कनिका ने अपना सिर हिलाते हुए माही को देखा और फिर उसके कान में जाकर कुछ ऐसा कहा कि माही आंखें बड़ी किए और मुंह खोले कनिका की तरफ देखने लगी। भाभी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो सुनकर ही इतनी शर्मा रही है, मुझसे ऐसा कुछ नहीं होगा। माही जैसे ही वहां से उठने लगी तो कनिका ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा लिया। भाभी जाने दो ना, आप मुझसे ऐसी बातें मत करो, माही ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। कनिका ने हंसते हुए कहा, तुम ही तो हो नई नवेली दुल्हन, और तुम्हें मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा। तभी कनिका की सास अंदर आते हुए बोली, बहू खाना बन गया हो तो लगा दो, जमाई बाबू को भूख लगी होगी। कनिका ने खड़े होते हुए कहा, जी माँ जी खाना तैयार है, अभी डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। कुछ ही देर में माही और कनिका ने मिलकर डिनर टेबल पर लगा दिया। सभी लोगों ने डिनर साथ में किया और बाद में सभी लोग हॉल के सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। कनिका के ससुर जी आराम करने चले गए।
कनिका की दादी सास ने माही और रणवीर से कहा, बेटा तुम दोनों शादी के बाद पहली बार उज्जैन आए हो और यहाँ का रिवाज है कि जब लड़की पहली बार अपने मायके आती है तो अपने पति के साथ यहाँ के गौरी मंदिर में आशीर्वाद लेने जरूर जाती है। और हमारी माही भी शादी के बाद पहली यहाँ आई है, तो मैं चाहती हूँ कि कल दोनों ही हमारे साथ गौरी मंदिर में आशीर्वाद लेने चलो, ताकि माँ गौरी की कृपा से दोनों की शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी चले। दादी की बात सुनकर माही ने रणवीर की तरफ देखा, क्योंकि वो जानती थी कि रणवीर इन सब बातों में कम ही शामिल होता है, लेकिन रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, जी दादी, हम कल जरूर चलेंगे। रणवीर को इतनी आसानी से मानते देख माही हैरान हो गई, पर वो अंदर ही अंदर खुश भी थी कि वो माँ गौरी का आशीर्वाद लेने रणवीर के साथ जाएगी। रणवीर की बात सुनकर दादी ने खुश होते हुए कहा, ठीक है बेटा, फिर कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हम लोग जल्दी ही निकलेंगे, सारी तैयारी हम कर लेंगे। माही ने दादी की बात पर हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद माही और रणवीर दोनों घर वापस आ गए। अगली सुबह माही ने रात को ही सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया था और अलार्म बजते ही वो जल्दी से उठकर रेडी हो गई। उसने कई बार रणवीर को जगाया, पर रणवीर ने उठने की जगह माही को ही बेड पर खींच लिया और उसकी कमर पर अपना हाथ रख उसकी नेक में अपना मुंह छिपाकर सो गया। माही ने बहुत कोशिश की रणवीर के भारी भरकम हाथ को अपनी कमर से हटाने की, लेकिन नहीं हटा पाई। माही ने इरिटेट होते हुए कहा, रणवीर, अब उठ भी जाइए ना, लेट हो जाएगा। रणवीर ने माही को अपने और करीब करते हुए कहा, थोड़ी देर और। माही से भीनी भीनी आती महक उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसका बस चलता तो वो पूरा दिन ऐसे ही उसे अपनी बाहों में भरकर लेटा रहता। माही ने थोड़े गुस्से से कहा, नहीं, अभी के अभी उठो। माही की बात सुनकर रणवीर ने अपनी आंखें खोल उसे देखा, जो थोड़े गुस्से से उसे ही घूर रही थी। रणवीर जैसे ही उसे किस करने के लिए उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा, माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, सोचना भी मत, हमें पूजा करने जाना है, अब जल्दी से रेडी हो जाइए। कहकर उसने रणवीर को धक्का दिया और बेड पे उठकर अपने कपड़े सही करने लगीं। रणवीर ने एक नज़र माही को देखा और बेड से उठ गया। कुछ ही देर में रणवीर और माही कनिका और उसकी दादी सास के साथ मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर शिप्रा नदी के किनारे ही बना हुआ था। दादी ने साथ में लाया हुआ श्रृंगार का सामान माही के हाथों में पकड़ाया और कहा, माही बिटिया, ये सारा श्रृंगार का सामान पुजारी को सौंप दो, वो इसे गौरी माँ के सामने रख देंगे। माही ने भी ऐसा ही किया। पंडित जी ने रणवीर और माही के हाथों हवन करवाया और सिंदूर रणवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, ये सिंदूर अपनी पत्नी की मांग में भर दो। रणवीर ने एक चुटकी सिंदूर लेकर माही की मांग में भर दिया। फिर दोनों ने ही खड़े होकर पंडित जी का आशीर्वाद लिया। पंडित जी आशीर्वाद देते हुए बोले, माँ गौरी, तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखें। कुछ देर बाद वो लोग घर के लिए निकल गए। रणवीर ने कनिका और दादी को उनके घर छोड़ दिया। उनके जाते ही रणवीर ने माही से पूछा, हम अब बताओ कहाँ चलना है? माही ने कुछ सोचते हुए कहा, सबसे पहले घाट पर चलते हैं, जहाँ रोज सुबह जाना मुझे बहुत पसंद था। पूजा करने के बाद मैं अक्सर वहीं बैठकर सुबह के उगते सूरज को देखा करती थी और बाबा अक्सर मुझे ढूंढते हुए वहीं आ जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि माही सुबह सुबह वहीं मिलेगी। कहते हुए माही पुरानी यादों में जैसे खोसी गई। रणवीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो लोग घाट पहुंच चुके थे। अभी भी सुबह की लालिमा चारों तरफ छाई हुई थी। मंदिरों से आती घंटियों की आवाजें, आरती का सुर और घाट पर एक तरफ स्नान करते हुए लोग। कुछ लोगों के ओम नमः शिवाय का जाप से वहां का माहौल काफी भक्तिमय बना हुआ था। माही ने रणवीर का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ी दूर लेकर गई, जहां सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। फिर माही रणवीर का हाथ छोड़कर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। रणवीर ने उसके पीछे पीछे जाते हुए कहा, माही ध्यान से कहीं गिर मत जाना। माही ने पीछे मुड़कर रणवीर की तरफ देखा और कहा, रणवीर, मैं इस जगह को और ये जगह मुझे बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए यहाँ गिरने का कोई सवाल ही नहीं बनता। कहकर वो निचली सीढ़ी पर जाकर बैठ गई।
और पीछे आ रहे रणवीर को अपने हाथों से अपने पास आने का इशारा किया। रणवीर उसके पास आकर बैठ गया तो माही ने उसके कंधे पर अपना सिर टिका लिया और उगते हुए सूरज को देखने लगीं। वहां का नजारा वाकई में काफी खूबसूरत था। सामने बहती शिप्रा नदी, आसमान में फैली लालिमा और सामने उगता हुआ सूरज, वहां के माहौल में एक अलग ही सुकून था। रणवीर को भी ये जगह बहुत ही सुकून पहुंचा रही थी। माही ने ऐसे ही रणवीर के कंधे पर सिर टिकाए हुए कहा, रणवीर, आपको पता है, जब मैं यहाँ रहती थी तो रोज सुबह इस जगह आकर बैठती थी। यहाँ आकर मुझे अपनी माँ के पास होने का एहसास होता था। यहाँ की मंद मंद चलती हवा में मुझे माँ के आंचल का स्पर्श महसूस होता था। फिर कुछ देर रुककर रणवीर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम पहले कभी उज्जैन आए हो? रणवीर ने सामने देखते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। हाँ, दादी और माँ यहाँ आ चुकी है। फिर माही की तरफ देखते हुए, वैसे मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। एक अलग ही सुकून है यहाँ की हवाओं में। यहाँ के लोग, जिनके दिलों में कितना प्यार भरा हुआ है, एक अपनापन, जिनसे मिलकर लगता ही नहीं कि हम उनसे पहली बार मिले हैं। माही रणवीर की बातें सुनते हुए सामने उगते सूरज को देख रही थी। सूरज की लालिमा माही के चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसके खूबसूरत चेहरे को और भी निखार रहा था। माही के होंठों की मंद मंद मुस्कान में रणवीर जैसे खो सा गया था। रणवीर का दिल कह रहा था, माही, तुम्हारी परवरिश ऐसी जगह हुई है जहां के कण कण में पवित्रता बसी है। शायद इसीलिए तुम इतनी इनोसेंट और प्योर हो। किसी तरह का छल कपट तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारी इसी बात ने तो मुझ जैसे इंसान को भी प्यार करने पर मजबूर कर दिया। तभी उसका ध्यान माही की बात से टूटा। माही मुंह बनाते हुए बोली, अब चलो, मुझे कुछ खाना है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रणवीर खड़ा होते हुए बोला, चलो, तुम्हारे पेट में दौड़ रहे चूहों का भी कुछ इलाज करते हैं। और कुछ देर बाद दोनों ने ही एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया और घर के लिए निकल गए। रणवीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और माही उसे अपने बचपन की ढेरों बातें बता रही थी। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, रणवीर, वो सामने जो बाग देख रहे हो वहां गाड़ी रोको। रणवीर ने गाड़ी को साइड किया और फिर माही से पूछा, वहां क्या है जो तुमने गाड़ी रोकने के लिए कहा? माही ने जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन किया और बाहर निकलते हुए कहा, वहां अमरूद का बाग है जहां से मैंने ढेरों अमरूद तोड़कर खाए हैं, वो भी चोरी चोरी। इससे पहले कि रणवीर कुछ कहता, माही भागते हुए वहां पहुंच गई। रणवीर ने अपनी कमर पर हाथ रखकर जोर से कहा, माही, डॉट, अमरूद चुराने की क्या जरूरत है? खरीद कर भी तो खा सकते हैं ना। माही ने पीछे मुड़ते हुए कहा, अरे, जो मजा अमरूद चुरा कर खाने में है वो खरीद कर खाने में कहाँ? कहकर उसने रणवीर को वहीं रुकने का इशारा करते हुए कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आई। कहकर उसने अपना दुपट्टा कमर पर बांधा और गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। रणवीर हैरानी से उसकी हरकत देख रहा था। हालांकि गेट ज्यादा बड़ा नहीं था पर इतना छोटा भी नहीं था। माही के जाते ही रणवीर भी गेट फलांग कर अंदर चला गया। अंदर कुछ बच्चे भी मौजूद थे जिनके हाथों में गुलेल थी। माही जिस तरह उनसे बात कर रही थी, रणवीर समझ गया कि ये सब माही की वानर सेना है। रणवीर के आते ही सब बच्चों ने उसे घेर लिया और उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोले, वाह माही दीदी, जीजाजी तो एकदम हीरो की तरह हैं। जीजाजी भी यहाँ अमरूद चुराने आए हैं क्या? एक छोटी लड़की ने कहा। रणवीर ने माही को घूरते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी दीदी को ले जाने आया हूँ। माही ने अपने हाथ में गुलेल पकड़ते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे? अभी तक तो मैंने एक भी अमरूद नहीं तोड़ा। हाँ जीजाजी, दीदी का निशाना बहुत ही अच्छा है। दीदी ही हमारे लिए काफी सारे अमरूद तोड़ कर देती थी, एक और छोटे लड़के ने कहा। फिर रणवीर ने सभी को देखते हुए कहा, अगर इस बाग का मालिक आ गया तो? उस छोटे लड़के ने कहा, तो हम सब भाग जाएंगे, पर साथ में ढेरों अमरूद लेकर ही जाएंगे। माही ने अब सभी को शांत करते हुए कहा, अब सब चुप हो जाओ और अमरूद तोड़ने पर ध्यान दो, वरना काका आते होंगे डंडा लेकर।
इसके बाद माही ने पेड़ पर लटके अमरूद पर एक के बाद एक निशाना लगाया। उसका हर निशाना काफी सटीक था। रणवीर तो हैरानी से कभी गिरते हुए अमरूद को देख रहा था तो कभी निशाना लगाती माही को। बच्चे खुश होकर नीचे गिरे हुए अमरूद को उठा रहे थे। माही ने कुछ ही देर में ढेर सारे अमरूद तोड़ लिए थे। तभी एक बच्चा रणवीर से बोला, जीजाजी, आप भी तो तोड़िए ने हमारे लिए अमरूद। माही ने रणवीर के में गुलेल पकड़ाते हुए कहा, हाँ, ये लो गुलेल, और लगाओ निशाना। रणवीर ने आज तक गन तो खूब चलाई है, लेकिन गुलेल। अब वो अजीब नजरों से गुलेल को देख रहा था। माही ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, लगाओ ना निशाना। अब रणवीर ने गुलेल वापस माही के हाथों में रखते हुए कहा, मुझे ये चलाना नहीं आता। अब सब बच्चे रणवीर को ऐसे देख रहे थे जैसे गुलेल चलाना न सीख कर उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। रणवीर ने जब उन बच्चों को अपनी तरफ ऐसे देखते देखा तो कहा, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो अपने अपने अमरूद उठाओ और चलते बनो। रणवीर ने मन ही मन सोचा, गुलेल सीखने की जरूरत ही क्या है? मैं अपने दुश्मनों को गन से मारूंगा या गुलेल से? सभी बच्चों ने अमरूद उठाए और जाते हुए बोले, दीदी, जीजाजी को भी गुलेल चलाने की ट्रेनिंग दे दो, कहकर वो वहां से भाग गए। वैसे अंडरवर्ल्ड किंग अपने दुश्मनों को गन की बजाय गुलेल से मारते हुए कैसे लगेगा? माही ने उन्हें अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, सिखा दूंगी। अब तुम सब ध्यान से जाना। फिर माही ने रणवीर को देखा और जल्दी से अपने अमरूद उठाने लगी। रणवीर ने उसे देखकर कहा, तुम में ये टैलेंट भी है, आज पता चला। माही ने अपने दुपट्टे में ढेर सारे अमरूद भर लिए थे। रणवीर ने रुमाल से उसके चेहरे पर लगी मिट्टी और पसीने को साफ किया और उसके बालों की बिखरी हुई लट को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे करते हुए कहा, अब घर चलें। शाम तक हमें इंदौर के लिए भी निकलना है। माही ने हाँ मैं सिर हिलाया और पीछे वाले गेट की तरफ बढ़ने लगी। रणवीर ने उसकी बाह को पकड़ते हुए कहा, वहां से नहीं, मैन गेट से चलो। खते हुए वो उसे मैन गेट की तरफ ले जाने लगा। अरे वहां काका होंगे, वो हमें डांटेंगे ना, माही ने कहा। कोई नहीं डांटेगा, मैं हूं न, रणवीर ने आगे बढ़ते हुए कहा। बाग का मालिक वहीं गेट के पास बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब उसने रणवीर और माही को देखा तो खड़ा होकर हैरानी से पूछा, तुम दोनों अंदर कैसे आए? रणवीर ने उसकी तरफ पैसे बढ़ाते हुए कहा, हमें तुम्हारे बाग से कुछ अमरूद चुराने थे, इसलिए हम पिछले गेट को फलांग कर अंदर आए। अब ये पैसे रखो और गेट खोलो, रणवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा। बाग का मालिक कभी हाथ में रखे ढेर सारे रुपए देखता, कभी रणवीर को। फिर उसने चुपचाप गेट खोल दिया। रणवीर माही को लेकर बाहर चला गया। बाग के मालिक ने रुपए देखकर कहा, जब अमरूद चुराने ही थे तो इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? चलो कोई नहीं, मेरा तो काफी सारा फायदा हो गया। कुछ देर रणवीर और माही घर आ गए थे। लंच उन्होंने कनिका के घर ही कर लिया था, क्योंकि जब दोनों रास्ते में थे तभी कनिका ने फोन करके उन्हें अपने घर आकर लंच करने के लिए कह दिया था। आज भी जयंत भूले से भी रणवीर के सामने नहीं आया था। घर आकर माही सोफे पर बैठ गई और रणवीर भी अपना सिर माही की गोद में रख कर लेट गया था। माही धीरे धीरे रणवीर के बालों को सहला रही थी। रणवीर ने कुछ सोचकर कहा, माही, इस घर में तुम्हारा रूम कौन सा था? तुमने दिखाया ही नहीं। दरअसल अभी माही और रणवीर जिस रूम में रह रहे थे वो एक गेस्ट रूम था। माही का रूम दूसरे फ्लोर पर बना हुआ था। माही ने चौंकते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हें अपना रूम तो दिखाया ही नहीं। चलो आज मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। माही की बात सुनकर रणवीर खड़ा हो गया और माही भी खड़े होकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले गई जो दूसरे फ्लोर पर बना हुआ था। माही ने अपने रूम का डोर ओपन किया और रणवीर को अंदर आने का इशारा किया। रणवीर ने देखा माही का रूम न ज्यादा बड़ा था ना ही ज्यादा छोटा, पर था बहुत ही प्यारा। रूम के सामने ही बड़ी सी बालकोनी बनी हुई थी जहां काफी सारे प्लांट्स लगे हुए थे, जो अब पानी न मिलने के कारण सूख चुके थे। रणवीर ने बेड पर बैठते हुए कहा, हम्म डॉट नाइस।
तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक फोटो पर गई जिसमें माही ने लहंगा पहना हुआ था। फोटो उसके स्कूल के एनुअल फंक्शन की थी जिसमें माही ने पार्टिसिपेट किया था। रणवीर ने उस फोटो को हाथ में लिया और उसे देख रणवीर अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। माही इस फोटो में लग ही इतनी प्यारी रही थी। फिर उसकी नज़र एक और फोटो पर गई को माही की माँ की थी, और ये माही ने ही उसे बताया था। रणवीर उस फोटो को देखकर बोला, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो माही। माही ने खुश होते हुए कहा, मैंने कहा था न कि मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गई हूँ। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, फिर तो मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी होनी चाहिए, एकदम क्यूट। कहते हुए रणवीर ने उसके गालों को पिंच किया। माही ने कुछ सोचते हुए कहा, और अगर बेटा हुआ तो? रणवीर ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, फिर तो वो मेरे जैसा होगा, टॉल एंड हैंडसम, जिसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहेगी। माही ने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, तुम तो मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख दोगे, दिख रहा है मुझे। खबरदार जो मेरे मासूम से बेटे को ये सब सिखाया तो। लड़कियों की लाइन। हुंहा। रणवीर ने हंसते हुए कहा, देख लेना वो तो मेरे जैसा ही होगा। माही चिढ़ते हुए रणवीर के सीने पर मारते हुए बोली, मेरा बेटा मेरी तरह होगा, तुम्हारी तरह नहीं, वरना वो मुझे परेशान कर देगा। दादी ने बताया था कि तुम बचपन में बहुत शैतान थे। रणवीर ने माही को कमर से पकड़ अपने करीब किया और उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, अगर हमारा बेटा तुम्हें परेशान करेगा तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। ठीक है। माही ने गुस्से में रणवीर को घूरते हुए कहा, तुम मेरे बेटे को हाथ तो लगा कर दिखाओ। आए बड़े मेरे मासूम से बच्चे की पिटाई करने वाले। हुंहा। रणवीर ने आंखें छोटी कर माही को देखा और कहा, अभी तो हमारा बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं और तुम अभी से उसकी फेवर लेने लगीं। फिर एक शरारती स्माइल के साथ, चलो पहले बेबी प्लान करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि वो किस पर जाता है, पर इसके लिए हमें अभी से कोशिश करनी होगी। कहकर उसने माही को गोद में उठा लिया और बेड की तरफ ले जाने लगा। माही उसके इरादे समझ गई और उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। रणवीर छोड़ो मुझे, और मैं तो अभी खुद छोटी हूँ, अभी से बेबी कैसे कर सकती हूँ, माही ने कसमसाते हुए कहा। रणवीर ने माही को बेड पर पटक दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। माही बेड के दूसरी तरफ से उतर गई और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम कितने बड़े वाले चालाक हो ना, मुझे अपनी बातों में फंसा रहे थे, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। कहते हुए माही वहां से भागने लगी। रणवीर जैसे ही उसकी तरफ आया, माही वहां से बेड के दूसरी भाग गई और हंसते हुए बोली, मुझे पकड़ना इतना भी आसान नहीं। पर रणवीर भी कम फुर्तीला नहीं था, उसने फुर्ती से माही को कमर से पकड़ उठा लिया और बेड पर गिर गया और माही को पलटकर अपने नीचे कर लिया। माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश की तो रणवीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़ बेड पर प्रेस कर दिया और कहा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच सकती हो? नो बेबी, इतना भी आसान नहीं। कहकर जैसे ही वो माही के नर्म होंठों को अपने होंठों से छूने वाला था, तभी डोर बेल की आवाज आई। रणवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, अरे यार, अब कौन आ गया? माही को रणवीर का चेहरा देखकर हंसी आ गई। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, होगा कोई मुझे तुमसे बचाने वाला। माही की बात सुनकर रणवीर ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम्हें तो मैं घर जाकर देखता हूँ, पर अभी के लिए। कहकर उसने माही के होंठों पर एक लाइट किस किया और बेड से उठ गया। रणवीर माही के रूम से बाहर निकला और नीचे आकर उसने मेन डोर ओपन किया। पीछे पीछे माही भी नीचे आ गई। गेट पर कनिका, दादी और राशि खड़ी हुई थी। राशि ने आकर माही को गले से लगा लिया। माही ने सभी को अंदर आने के लिए कहा तो सभी आकर अंदर सोफे पर बैठ गए। दादी ने कनिका को कुछ इशारा किया तो कनिका ने अपने साथ लाए सामान के बैग्स माही को देते हुए कहा, लाडो, ये कुछ गिफ्ट्स है हमारी तरफ से तुम्हारे और नंदोई जी के लिए। माही ने रणवीर की तरफ देखा और फिर कनिका से कहा, भाभी इसकी क्या जरूरत थी, आप सबसे मिलना हो गया, वही हमारे लिए काफी है। दादी ने कहा, क्यों? तुम शादी के बाद पहली बार आई हो, ये तो तुम्हारा हक है।
इसे हम सबका आशीर्वाद समझ कर रख लो। फिर दादी ने माही के सिर पर हाथ फेर कर कहा, अब अगली बार जल्दी आना मिलने। और तब तुम्हारी गोद में एक नन्हा मुन्ना भी होना चाहिए। दादी की बात सुनकर रणवीर ने कहा, जी दादी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। रणवीर की बात सुनकर जहां कनिका सिर नीचे किए अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी, वहीं माही ने रणवीर को घूरकर देखा तो रणवीर ने जल्दी से अपनी बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है कि मैं माही को जल्दी ही आप सब से मिलवाने के लिए लेकर आऊंगा। राशि ने कहा, माही फोन पर बात करते रहना। राशि की बात सुनकर माही ने सिर हिलाकर हाँ कहा। कुछ देर तक सभी लोग बैठे आपस में बातें करते रहे, फिर कनिका और राशि दादी को लेकर वहां से चली गईं। रणवीर और माही भी शाम होते ही इंदौर के लिए निकल गए। इंदौर, प्रिया के घर। वेदांत सोफे पर बैठे हुए चाय की चुस्कियां ले रहा था, पर उसकी नज़र लगातार सामने बैठी हुई प्रिया पर जमी हुई थी, जिसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था जैसे उसके लिए यहाँ बैठना कोई सजा हो। अगर उसकी मम्मी इस वक्त यहाँ न होती तो प्रिया अब तक भर भर कर गालियां वेदांत को दे चुकी होती। प्रिया की मम्मी वेदांत के सामने बिस्किट की प्लेट करते हुए बोली, बेटा तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो। वेदांत ने बड़ा शरीफ बनते हुए कहा, अरे आंटी मैं ले लूंगा। आपसे कैसी शर्म, आप तो मुझे अपनी सी लगती हैं। प्रिया वेदांत को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कितना मस्का लगा रहा है। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में, पता लगाना पड़ेगा। फिर मम्मी की तरफ देखकर मन ही मन बोली, पहले मम्मी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर इनके सामने मैंने जरा सा भी इस साइको को कुछ कहा तो यही मुझे अच्छे से धो डालेंगी। प्रिया ने मम्मी के सामने फेक स्माइल के साथ कहा, मम्मी आप अपने इस स्पेशल गेस्ट को अपने हाथ के थेपले नहीं खिलाएंगी जो आपने आज ही बनाए थे। प्रिया की बात सुनकर उसकी मम्मी कुछ याद करते हुए बोली, अरे हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। मम्मी का जाना हुआ और प्रिया जल्दी से वेदांत के पास जाकर उसे अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों आए हो यहाँ? जल्दी बताओ वरना तुम्हारी लाश ही यहाँ से वापस जाएगी। वेदांत ने उसे अजीब नजरों से घूरा, फिर चाय की सिप लेते हुए बोला, तुम्हें दौरे तो नहीं पड़ते क्योंकि हरकतें तो तुम्हारी कुछ ऐसी ही है। प्रिया ने गुस्से से उसे घूरा और उसका कॉलर पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी उसके कान में आवाज आई, क्या कर रही हो ये? प्रिया का हाथ वही हवा में ही रुक गया। तभी वो मच्छर मारने की एक्टिंग करने लगी। प्रिया की मम्मी और वेदांत दोनों ही उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी अजीब ही प्राणी को देख रहे हो। प्रिया ने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी वो मच्छर बहुत हो गए हैं, बस वही मार रही थी, वरना आपके चहेते मेहमान को काट लिया तो बेचारा डेंगू या मलेरिया से मर ही न जाए कहीं। उसकी बात सुनकर वेदांत को खांसी आ गई। वो खांसते हुए मन ही मन बोला, ये लड़की हमेशा मुझे मारने पर ही क्यों तुली रहती है। फिर प्रिया मुंह बनाते हुए सोफे पर बैठ गई और वेदांत को घूरते हुए मन ही मन बोली, क्या जरूरत थी मम्मी को इतनी जल्दी आने की? अभी मैं इसे मार मार कर पता कर लेती कि इसके खुराफाती दिमाग में चल क्या रहा है और ये यहाँ क्यों आया है। वेदांत ने प्रिया को डेविल स्माइल देते हुए बिस्किट उठाया और खाते हुए मन ही मन बोला, अभी पता चल जाएगा कि मेरे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है, मेरी जंगली बिल्ली। फिर वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, वैसे आंटी आप बहुत ही स्वीट हैं। प्रिया की मम्मी खुश होते हुए बोली, थैंक यू बेटा, वैसे सभी यही कहते हैं। प्रिया आंखें बड़ी किए अपनी मम्मी को देखने लगी, ये मम्मी भी जरा सी तारीफ क्या कर दो बह ही जाती हैं। वेदांत ने फिर से कहा, वैसे आपकी बेटियां आप पर ही गई हैं। प्रिया की मम्मी ने कहा, सही कह रहे हो बेटा, मेरी बड़ी बेटी तो बिल्कुल मुझ पर ही गई है, इसलिए तो उसकी काफी अच्छे घर में शादी हुई है। और मेरी ये बेटी, बोलते हुए प्रिया को ऐसे देखा जैसे वो चलती फिरती मुसीबत हो, पता नहीं किस पर गई है। एक भी आदत मुझ पर नहीं गई, जहां से गुजर जाए तबाही मचा देती है, मुझ पर तो बिल्कुल नहीं गई। प्रिया मुंह फाड़े अपनी माँ को देख रही थी। वहीं वेदांत को बड़ा मजा आ रहा था प्रिया की शक्ल देखकर। फिर उसकी माँ ने थोड़ा उदास होते हुए कहा,
बस इसके लिए भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो हमारी चिंता ही दूर हो जाए। वेदांत ने एक नज़र प्रिया को देखा और बड़े ही इनोसेंट तरीके से उसकी मम्मी से कहा, मेरी माँ को भी मेरी शादी की बड़ी चिंता रहती है। जहां वेदांत की बात सुनकर प्रिया की मम्मी के चेहरे पर एक उम्मीद से भरी मुस्कान आ गई, वहीं प्रिया के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। प्रिया की मम्मी ने थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ कहा, बेटा वैसे आप क्या करते हो, क्यों ना आप एक बार अपने पेरेंट्स को भी घर लेकर आओ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। प्रिया आंखें बड़ी किए कभी वेदांत को तो कभी अपनी मम्मी को देखने लगी। ये चल क्या रहा है यहाँ पर? प्रिया जल्दी कुछ कर वरना मम्मी अभी इसी वक्त तेरा गठबंधन इस साइको के साथ कर तुझे इस घर से रफा दफा कर देंगी। मम्मी, प्रिया एकदम चिल्लाते हुए खड़ी हुई। प्रिया की मम्मी और वेदांत दोनों ही उसकी आवाज से चौंक गए। मम्मी कर क्या रही है आप? और कौन सी तबाही मचाती हूँ मैं? बहुत शरीफ बेटी मिल गई है ना, इसलिए मेरी कदर ही नहीं है आपको। बुराइयां तो ऐसे करते हो जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। अब तो मुझे भी शक होने लगा है। आने दो पापा को। आज ही फैसला करती हूँ कि मैं आपकी सगी बेटी ही हूँ ना, कहीं मंदिर की सीढ़ियों से तो नहीं उठा लाए मुझे। और क्यों मिलना है आपको वेदांत के पेरेंट्स से? देखो जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है न, उसे यहीं ब्रेक लगा दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे? कहते हुए उसने एक वार्निंग वाली नज़र वेदांत पर डाली और मैन गेट की तरफ जाने लगी। उसकी मम्मी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अब कहाँ जा रही हो? प्रिया ने बिना पीछे मुड़े हुए ही कहा, जा रही हूँ अपने असली माँ बाप को ढूंढने। कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ी तभी उसका सिर दरवाजे से टकरा गया। उई मम्मी मर गई। प्रिया का सिर टकराते ही जहां वेदांत ने कस के अपनी आंखें मींच ली, वहीं प्रिया की मम्मी ने अपना सिर ही पीट लिया। प्रिया अपना सिर सहलाते हुए बोली, किसी को मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। कहकर वो बाहर निकल गई। वेदांत ने खड़े होते हुए कहा, मैं जाकर देखता हूँ, कहीं फिर खुद को तोड़ फोड़ न ले। हाँ बेटा जल्दी जाओ, इस लड़की को पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, प्रिया की मम्मी ने कहा। वेदांत जल्दी से घर से बाहर निकल गया। प्रिया की मम्मी खुद से ही बोली, ये आजकल इसे हो क्या जाता है, अजीब ही व्यवहार करने लगी है। प्रिया गुस्से में बाहर निकली तो उसे सामने ही वेदांत की गाड़ी खड़ी हुई दिखी। उसने गुस्से से एक किक उसकी गाड़ी के टायर पर मारा, पर गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा उसका पैर टूट गया। वो अपना पैर पकड़ वहीं बैठ गई और रोते हुए बोली, उई मम्मी। फिर लग गई। ए तभी उसके सामने उसे किसी के जूते नजर आए तो उसने अपनी आंसू भरी आंखें उठाकर ऊपर देखा, जहां वेदांत अपने हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। प्रिया ने रोते हुए कहा, आ गए मेरी तबाही का नजारा देखने, खुश तो बहुत होंगे तुम। वेदांत ने उसे झुककर अपनी गोद में उठाते हुए कहा, टूटी फूटी हालत में भी डायलॉग मारना नहीं भूलती है ना? प्रिया ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, छोड़ो मुझे। वेदांत ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और कहा, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो सिर तो पहले ही फूट चुका है, पैर तुमने अभी तुड़वाया है, साथ ने कमर भी अब टूट जाएगी। नीचे गिरने से बोलो, छोड़ दूं? वेदांत की धमकी सुनकर प्रिया ने उसे कसकर पकड़ लिया और डरते हुए बोली, नहीं, मुझे मत गिराना, पहले ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है।